हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में समाकलन के प्रथम भाग को मैंने आपको पढ़ाया, समाकलन के मानक सूत्रों के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करने से पहले समाकलन की यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहली बात है कि यदि अचर और चर का गुणनफल दिया गया हो। नंबर 1, यदि अचर माना कि k है और चर f ऑफ x, और इसका हम यदि समाकलन कर रहे हैं, अचर और चर का गुणनफल दिया गया हो और उसका हमें समाकलन करना हो, तो अचर को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, k को बाहर लिख दिया f ऑफ x dx। तो स्टूडेंट, आपके बात समझ में आ जानी चाहिए कि यदि अचर और चर का गुणनफल दिया गया हो और उसका हमें समाकलन करना हो, तो अचर को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। नंबर 2 बात ध्यान दें, 2 या 2 से अधिक फलन योगफल और व्यवकलन के रूप में दिए गए हों, अर्थात 2 या 2 से अधिक फलन जिनके मध्य में प्लस अथवा माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो उनका अलग अलग समाकलन कर दिया जाता है। जैसे देखिए, माना कि 2 फलन हैं, f ऑफ x एक फलन है, दूसरा फलन g ऑफ x है, और इसका हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों, इनका अलग अलग समाकलन कर दिया जाता है सुविधा की दृष्टि से। तो देखिए, इसको लिख दिया जाएगा f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x dx समाकलन। तो ये दोनों फंडामेंटल मेथड हैं, फंडामेंटल बातें हैं समाकलन की। दोनों ही बातें आपको आ जानी चाहिए। पहली बात क्या है, अचर और चर का गुणनफल दिया गया हो तो अचर को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। सेकंड क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक फलन जिनके मध्य में प्लस अथवा माइनस के चिन्ह हो, तो सुविधा की दृष्टि से उनका अलग अलग समाकलन कर दिया जाता है। मित्रों, समाकलन की पहली वीडियो में मैंने आपको एक बात डिस्कशन की कि सबसे पहले समाकलन के प्रश्न को यदि आपको हल करना है तो सबसे पहले मानक सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि क्वेश्चन मानक सूत्र से हो जाता है तो आगे की विधियां लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट मानक सूत्रों से नहीं हो रहा है तो मानक सूत्रों में कन्वर्ट करने की अपन के सिलेबस में 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। नंबर फर्स्ट मेथड है प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 विधि का नाम है आंशिक भिन्नों में वियोजित करने की विधि। आंशिक भिन्न में वियोजित करने की विधि। और नंबर 3 है खंडशः समाकलन विधि। खंडशः समाकलन विधि, बाई पार्ट्स मेथड, खंडशः समाकलन विधि। तो मित्रों, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यदि आपको समाकलन का क्वेश्चन दिया गया है और उसमें डायरेक्ट मानक सूत्र नहीं लग रहा है, तो अपन सोचेंगे कि क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से आपके माइंड में बात आएगी, या आंशिक भिन्नों में वियोजित करने की विधि से प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, या खंडशः समाकलन विधि से प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, तीनों विधियों का एक ही काम होता है, क्वेश्चन को मानक सूत्र में परिणत कर देना। कहने का मतलब, ये तीनों विधियों का एक ही काम है। तीनों विधियों की प्रोसेसिंग अलग अलग है, विधियों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन तीनों विधियों का एक सेम काम है, लास्ट में जाकर क्वेश्चन को तीनों विधियां मानक सूत्र में परिणत करती हैं। यदि क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो जाता है तो समझ लेना है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। तो देखिए, अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। ध्यान दें, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपको जानना है कि प्रतिस्थापन विधि
कब काम में लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि को कौन से सवालों में अपन काम में लेंगे। तो सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि को ध्यान से समझना है। प्रतिस्थापन विधि कब काम करती है, कब काम में लेते हैं, मेन बात ये है। क्वेश्चन में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन समाकलन का है, इस समाकलन के प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। ये आपको खुद को समझना है कि कौन सी विधि लगेगी। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि कब लगती है, कब काम करती है, उसको गौर से सुनना है। सुने, जब दो या दो से अधिक फलन, दो फलन भी हो सकते हैं या दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल अथवा भागफल अथवा दोनों में दिए गए हों तो उनमें से एक फलन को स्मॉल टी के बराबर मानते हैं। अब बात यह है कि किसको मानते हैं स्मॉल टी के बराबर, जिसका अवकलज विद्यमान होता है उसी फलन में। कहने का मतलब समाकलन के प्रश्न में स्मॉल टी के बराबर उस फलन को माना जाएगा जिसका अवकलज उसी फलन में विद्यमान होगा, तब प्रतिस्थापन विधि काम करेगी। प्रतिस्थापन विधि काम कब करेगी, किसी एक फलन को टी के बराबर मानेंगे और किसको मानेंगे, स्मॉल टी के बराबर, स्मॉल टी के बराबर। देखिए प्रतिस्थापन विधि कब काम करती है, एक बार पुनः समझें। जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल अथवा भागफल में दिए गए हों और उनका हमें समाकलन करना हो तो उनमें से एक फलन को स्मॉल टी के बराबर मानते हैं। और किस फलन को स्मॉल टी के बराबर माना जाएगा, जिसका अवकलज विद्यमान होगा। ठीक है, अगर इस तरह की बात आपको क्वेश्चन में दिखती है तो समझ लेना है कि प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल अथवा भागफल में दिए गए हों तो उनमें से एक फलन को स्मॉल टी के बराबर मानते हैं। यहाँ ये समझने की बात है कि स्मॉल टी के बराबर किसको माना जाएगा, उस फलन को माना जाएगा जिसका अवकलज उसी समाकलन के प्रश्न में विद्यमान होगा। ठीक है, अब देखिए इस विधि को एग्जाम्पलों से समझने का प्रयास करेंगे। एक दो एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान दें, क्वेश्चन लिख दिया e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो देखिए हम देखेंगे, मैंने आपको समाकलन के प्रश्न को हल करने का एक सिस्टम बता दिया है, एक सीक्वेंस बता दिया है कि दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले मानक सूत्र से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मानक सूत्र से ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि इस तरह का हमारे पास कोई मानक सूत्र नहीं होता e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब क्वेश्चन मानक सूत्र से संभव नहीं होता है तो तीन विधियां काम में ली जाती हैं। तीनों विधियों में सबसे पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। और मित्रों अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापन विधि में यदि किसी एक फलन को t के बराबर मानते हैं जिसका अवकलज इसमें विद्यमान है तो कहने का मतलब 10 इनवर्स x को यहाँ t के बराबर मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्योंकि इसी में हम जानते हैं कि 10 इनवर्स x को t क्यों माना जा रहा है, क्यों माना जा रहा है, क्योंकि 10 इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी फलन में विद्यमान है, इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि लग गई। तो ध्यान से सुने, यहाँ लिख दिया जाएगा पुट 10 इनवर्स x बराबर t। 10 इनवर्स x को t के बराबर मान लिया। उसके बाद इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 10 इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन, 10 इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इसका x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो ये आएगा dt बटे dx।
अब dt बटे dx का जो अपॉन का dx है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dx बराबर dt। उसके बाद आप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो देखो इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन e है तो e टेन इनवर्स x के स्थान पर t लिखा जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स x को t के बराबर माना है। तो e की पावर t बटे, ध्यान दें, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर dt लिखा जा सकता है। तो देखिए ये हो जाएगा e की पावर t dt। मित्रों, हमने प्रतिस्थापन विधि की पूरी प्रक्रिया लगाई। प्रतिस्थापन विधि की पूरी प्रक्रिया लगने के बाद क्वेश्चन लास्ट में मानक सूत्र में परिणत हो गया है, क्योंकि e की पावर x का समाकलन अपन मानक सूत्रों में पढ़ चुके हैं। तो इसका समाकलन e की पावर x का मित्रों समाकलन e की पावर x होता ही है। और आप जानते हो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। इंडेफिनेट इंटीग्रल होने की वजह से यहाँ प्लस सी लिख दिया जाएगा, e की पावर t प्लस सी। यहाँ t की लास्ट में t का मान रखना पड़ेगा, तो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स x प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से प्रतिस्थापन विधि की प्रक्रिया होती है। एक आध क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, log x अपॉन x dx। ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मानक सूत्र से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मानक सूत्र से ये क्वेश्चन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरह का हमारे पास कोई मानक सूत्र समाकलन में है नहीं। तो प्रतिस्थापन विधि पे पहुंचेंगे, और प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल भागफल अथवा दोनों में दिए गए हों तो उनमें से एक फलन को t के बराबर माना जाता है। अब बात है कि किसको माना जाता है, जिसका अवकलज विद्यमान होता है। तो मित्रों आपको अवकलन की अगर जानकारी है तो यहाँ log x बराबर t मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा log x बराबर t? क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। तो देखिए यहां से लिख दिया जाएगा पुट log x बराबर t, log x बराबर t मान लिया। उसके बाद इसका अवकलन करते ही हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ t का करेंगे तो dt अपॉन dx। मित्रों मैंने अभी पहले वाले सवाल में ये प्रक्रिया बता दी कि dt अपॉन dx करने पर जो अपॉन का जो dx है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाता है, तो dx बराबर dt। अगले स्टेप में क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन पे पहुंचे, log x के स्थान पर लिख दिया t, और dx अपॉन x के स्थान पर यहां से लिख दिया dt। मित्रों प्रतिस्थापन विधि ने अपना काम कर दिया। प्रतिस्थापन विधि का काम क्या है? क्वेश्चन को मानक सूत्र में परिवर्तित कर देना। अब मानक सूत्र है, इसकी पावर में 1 मान सकता हूं, और x की पावर n का फॉर्मूला लग गया। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है मित्रों, क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए यहाँ इसका t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, इसका मतलब हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ टी का मान पुट कर दिया जाएगा, तो टी का मान रखने पर, टी का मान यदि रखेंगे तो देखिए टी का मान रखेंगे तो टी का मान क्या आ जाएगा? log x। तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह से मित्रों आपको ये प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखो एक आध क्वेश्चन और देख लें। जैसे क्वेश्चन e की पावर x प्लस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस, सॉरी पॉज करिए।
एक क्वेश्चन और देखें यहाँ। जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया और इसका हमें समाकलन करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये क्वेश्चन मानक सूत्र से संभव नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का कोई मानक सूत्र होता ही नहीं है। तो देखिए फिर प्रतिस्थापन विधि पे पहुंचा जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि में किसी एक फलन को t के बराबर मानते हैं। यहाँ आपको ये पता लग रहा होगा, यदि अवकलन आप जानते होंगे तो ये पता लग रहा होगा कि साइन इनवर्स x को t के बराबर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा साइन इनवर्स x को t के बराबर? क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए पुट यहाँ लिख दिया जाएगा साइन इनवर्स x बराबर t। यहाँ से इसका अवकलन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन करते हैं तो dt अपॉन dx, अपॉन का dx यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। अगले स्टेप में क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के स्थान पर t, उसके बाद dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर dt। मित्रों आपको समझ में आ गई होगी, प्रतिस्थापन विधि ने अपना काम कर दिया। क्या कर दिया? क्वेश्चन को मानक सूत्र में परिणत कर दिया। x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा और x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। लास्ट में t का मान रखना पड़ेगा। तो देखिए t का मान रखने पर अब t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिस्थापन विधि कब काम में लेते हैं, कब काम करती है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पलों की सहायता से इसकी प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए समाकलन की पहली वीडियो में, पहले पार्ट में मैंने आपको अवकलन और समाकलन के सूत्रों की तुलना करते हुए समाकलन के मानक सूत्र बताए। तो उनमें 11 फॉर्मूले रह गए थे जो फॉर्मूले मानक सूत्रों में नहीं आए समाकलन में। कौन कौन से रह गए थे? tan x, cot x से साधारण त्रिकोणमिति वाले रह गए जिनके समाकलन में मानक सूत्र नहीं आए। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन के रह गए और 1 log x रह गया। तो कुल मिला के 11 फॉर्मूले ऐसे थे जिनको अपन समाकलन की सारणी से प्राप्त नहीं कर पाए। तो देखिए लास्ट टाइम में समाकलन के पहले पार्ट की लास्ट टाइम में मैंने एक बात बताई कि tan x, cot x, sec x और cosec x का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो यहाँ अब हम tan x का समाकलन करेंगे कि tan x का समाकलन कैसे करना है। तो ध्यान दें, देखिए tan x का इंटीग्रेशन करना है तो tan x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। आप इस बात को याद कर चुके हैं कि tan x का इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन विधि से होता है। अब प्रतिस्थापन विधि की प्रोसेसिंग अपन ने जान ली, लेकिन उस प्रोसेसिंग में आपने ये भी जानी कि कम से कम 2 फलन होने चाहिए, जबकि tan x तो केवल अकेला फलन है। तो tan x को 2 फलनों में पहले तो कन्वर्ट किया जाएगा और ऐसे 2 फलनों में कन्वर्ट किया जाएगा जिसमें किसी एक फलन को t मान लें और उसका अवकलज विद्यमान हो, तभी तो प्रतिस्थापन विधि लगेगी। तो देखिए tan x को यहाँ लिख दिया जाएगा sin x बटे cos x। तो देखिए यहाँ लिख दिया जाएगा sin x बटे cos x। tan x को यहाँ sin x बटे cos x ही क्यों लिखा? tan x को तो मैं 1 अपॉन cot x भी लिख सकता था, लेकिन 1 अपॉन cot x में किसी एक फलन को t मानने से हमारा काम नहीं बन रहा था, जबकि tan x को sin x बटे cos x में लिखा तो हमारा काम इजी वे में बन गया। क्या बन गया कि एक
किसी एक फलन को टी मान लें, उसका अवकलज विद्यमान है, क्योंकि दो फलन हो गए अब, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में ये अनिवार्य शर्त है कि कम से कम दो फलन होने चाहिए और दोनों फलनों में कम से कम एक फलन ऐसा होना चाहिए कि जिसका अवकलज उसी में विद्यमान हो। तो tan x को यहाँ sin x बटे cos x ही लिखा जाएगा, ये बात समझ लेनी है। तो देखिए उसके बाद पुट cos x बराबर t मान लेंगे, cos x बराबर t मान लें और उसके बाद इसका अवकलन करें। तो देखिए cos x बराबर t मानेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का अवकलन माइनस sin x और इसका dt अपॉन dx, तो ये dx यहाँ आ जाएगा बराबर dt आ जाएगा। मित्रों एक बात आपको समझनी है कि जिसको आपने स्मॉल t के बराबर माना है उसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर यदि चिन्ह कुछ अलग आ जाए तो चिन्ह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कांस्टेंट राशि आ जाए तो कांस्टेंट राशि से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर माइनस चिन्ह नहीं है, sin x dx है, तो यहाँ इस माइनस चिन्ह को मैं इधर भेज सकता हूँ। तो लिखा जा सकता है sin x dx बराबर माइनस dt। उसके बाद अपन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन का साइन, बताओ sin x dx के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, माइनस dt। मित्रों माइनस को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकता हूं, तो ये आ गया dt, माइनस dt लिख दिया अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा जाएगा, अपॉन cos x के स्थान पर क्या लिखेंगे t। और मित्रों जो अपन जिस काम के लिए सोच रहे थे वो काम अब हमारा पूरा हो गया। क्यों हो गया कि क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो चुका है। समाकलन के मानक सूत्रों में हमने ये बात पहले पढ़ ली है कि dx अपॉन x का जो समाकलन होता है वो log x होता है। तो देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस log t प्लस c। मित्रों t का मान आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा ही। तो देखिए t का मान रखेंगे, तो t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग t की वैल्यू क्या मानी थी, cos x, तो माइनस लॉग cos x प्लस c। तो कहने का मतलब tan x का इंटीग्रेशन हो गया। ये मैंने आपको एक बात बताई कि tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें तुलना करते वक्त प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हो गया। tan x का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस लॉग cos x प्लस c। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए मैं बॉक्स में बंद करके लिख देता हूँ, tan x dx, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आया था वो आया माइनस लॉग cos x प्लस c। ये आपको याद करना है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x प्लस c। इसकी कैलकुलेशन आगे भी की जा सकती है, क्या की जा सकती है, देखिए इसकी कैलकुलेशन आगे इस माइनस के स्थान पर मैं -1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों लॉग की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कई बार पढ़ा ली कि लॉग के जो आगे की संख्या है वो पावर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा लॉग cos x की होल पावर -1 प्लस c। अगले स्टेप में लॉग cos x की होल पावर -1 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos x प्लस c। अगले स्टेप में log 1 अपॉन cos x को लिख दिया जाएगा sec x प्लस c। तो देखिए इसका ये भी फॉर्मूला होता है, tan x का इंटीग्रेशन या तो होता है माइनस लॉग cos x प्लस c या tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। तो ये आपको याद कर लेना है और नोट भी कर लेना है कि tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस c या log sec x प्लस c होता है। तो मित्रों प्रतिस्थापन विधि से अपन ने tan x का इंटीग्रेशन करके देखा। इसी प्रकार आप cot x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक बार सुन लें, आप घर प्रयास करना इस क्वेश्चन को करने का। cot x को लिखा जा सकता है cos x बटे sin x। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन होगा और प्रतिस्थापन विधि में दो फलनों की जरूरत होती है। अब दो फलनों में तोड़ने के लिए cot x को cos x बटे sin x लिखना पड़ेगा,
क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि साइन एक्स को यदि टी के बराबर मान लेंगे, स्मॉल टी के बराबर मान लेंगे, तो उसका अवकलज इसी में विद्यमान है। तो साइन एक्स को स्मॉल टी के बराबर माना जाएगा तो इसका अवकलज हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो जाएगा। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब एक बार पुनः समझ लें, कॉट एक्स को सबसे पहले लिखा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स को स्मॉल टी के बराबर माना तो आया कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब cos x dx बराबर dt के dx के स्थान पर dt अपॉन टी, dt अपॉन टी का मतलब log t प्लस सी। उसके बाद बताओ t का मान क्या माना था? sin x। तो मैं आपको लास्ट में रिजल्ट बता देता हूं, आपको घर करना है इसका डेरिवेशन। cot x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये आएगा और याद भी करना है, ये फॉर्मूला है। cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x प्लस सी। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log sin x प्लस सी। ये आपको याद रखने हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए। जिस तरह से आपने tan x का इंटीग्रेशन किया प्रतिस्थापन विधि से, सेम उसी प्रकार आपको cot x का इंटीग्रेशन भी कर लेना है। और अंतिम परिणाम की मैं चर्चा कर चुका हूं कि cot x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो log sin x प्लस सी आएगा। इसी प्रकार sec x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए sec x का इंटीग्रेशन, sec x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए आपको ये पता ही है कि sec x का इंटीग्रेशन भी प्रतिस्थापन विधि से होगा। प्रतिस्थापन विधि में कम से कम दो फलनों की जरूरत होती है। अगर sec x को मैं यहाँ 1/cos x लिखूं तो प्रतिस्थापन विधि लगेगी नहीं, और हमारा उद्देश्य ये है कि प्रतिस्थापन विधि लगनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ अंश व हर से एक प्रॉपर संख्या का गुणा किया जाएगा। अपन जानते हैं एक गणित का यूनिवर्सल नियम होता है, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा कर दें और उसी संख्या से भाग कर दें तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि sec x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ sec x प्लस tan x का, ध्यान दें, sec x प्लस tan x का अंश व हर से गुणा किया जाएगा। अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई sec x प्लस tan x का ही क्यों किया जा रहा है, किसी और का क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसके लिए आपको एक दो स्टेप करके देखते हैं क्वेश्चन को, फिर आपके समझ में आ जाएगी ये बात कि वास्तव में sec x प्लस tan x का गुणा करना इसके लिए सही रहा। तो देखिए यहाँ sec x प्लस tan x का अंश व हर से गुणा करने पर, अब अंश व हर से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? sec x, ये एज इट इज। उसके बाद किससे गुणा कर रहे हैं? sec x प्लस tan x, ये ऊपर अंश से गुणा कर दिया, इधर हर से गुणा कर दिया sec x प्लस tan x। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में इसका अंदर गुणा हो जाएगा। sec x का इंटू sec x से करें sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, sec x tan x dx और अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि sec x प्लस tan x का गुणा क्यों किया, क्योंकि यदि मैं हर वाली संख्या को, हर में जो संख्या है क्या है? sec x प्लस tan x, यदि हर वाली संख्या को मैं t मान लेता हूं तो देखिए इसका अवकलज विद्यमान है ऊपर, क्योंकि sec x का अवकलन होता है sec x tan x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो बताइए यदि sec x प्लस tan x बराबर t मान लेता हूं तो इसमें प्रतिस्थापन विधि काम कर गई। तो देखिए पुट sec x प्लस tan x बराबर t, उसके बाद इसका अवकलन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करें तो sec x का अवकलन हो गया sec x tan x प्लस tan x का हो गया sec स्क्वायर x। और मित्रों
टी का एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में, बताओ इसके स्थान पर यहां से लेकर यहां तक, इसके स्थान पर टोटल इसके स्थान तक ये लिखा जा सकता है डी टी बटे इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है टी। और मित्रों जो हम सोच रहे थे, जिस काम को अपन बनाना चाह रहे थे, वो काम बन चुका है, क्योंकि क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो गया है, और क्वेश्चन मानक सूत्र में यदि परिणत हो जाता है तो समाकलन हो जाता है। तो ये तो डायरेक्ट लॉग टी का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए लॉग टी प्लस सी, अब टी का मान रखना पड़ेगा, टी का मान रखेंगे तो टी का मान रखेंगे तो लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या मानी थी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो देखिए इसका अंतिम जो परिणाम आया है, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन आया है वो आया है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो आया है वो आया है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन आया है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये डायरेक्ट मानक सूत्र बन गया है। अब देखिए 3 मानक सूत्र बन चुके हैं अब तक, एक्स्ट्रा मानक सूत्र जो अवकलन और समाकलन की तुलना करने के अलावा जो फॉर्मूले बने हैं उनमें से 3 अब तक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ लिया, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ लिया, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ लिया। मित्रों सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। इसको आगे भी हल किया जा सकता है। आगे हल करने के लिए देखिए इसकी कैलकुलेशन, लॉग सेक एक्स को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, प्लस टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। अगले स्टेप में लॉग कॉस एक्स एलसीएम, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, ये आपको ध्यान से देखनी है। तो देखिए ध्यान देना, ये लॉग देखो इस 1 के स्थान पर गौर करना, 1 प्लस साइन एक्स है यहाँ, इस 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा तो एंगल है नहीं, एक्स एंगल है, इसलिए एक्स के रूप में लिखेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, फिर आ रहा है साइन एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, उसको हाफ एंगल में तोड़ा तो साइन ए बराबर हो गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इस तरह से यहाँ लिख दिया जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मित्रों यहाँ जब हाफ एंगल है तो यहाँ भी हाफ एंगल कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगी, नहीं यहीं रह जाएगी कैलकुलेशन फिर। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू भी 1 होती है। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में हर में कॉस एक्स आया है। कॉस एक्स में कॉस 2a के मित्रों आपने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। कॉस 2a का पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, उसको हाफ एंगल में तोड़ा, कॉस 2a के हाफ एंगल में तोड़ा तो आ गया कॉस a बराबर कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। तो कॉस एक्स के स्थान पर लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस सी, ये चल ही रहा है। अगले स्टेप में ध्यान दें लॉग, उसके बाद ध्यान दें ये होल स्क्वायर बन गया मित्रों, ये होल स्क्वायर बन गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2
प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर बन गया इस तरह से, और नीचे वाले के फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स, सॉरी प्लस सी चल रहा है। अब ध्यान दें अगले स्टेप में इससे ये कट जाएगा तो देखो ये यहां से ये स्क्वायर कट गया, क्या रह गया बताओ, लॉग कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। उसके बाद मित्रों ये फॉर्म मैंने अवकलन में आपको बता दी कि यदि ध्यान देना, यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, ये आपको याद रख लेना है। वैसे मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको बता चुका हूं अवकलन में। तो देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन प्लस थीटा। तो देखो यदि ऊपर प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना है। ऊपर अगर माइनस है, ऐसे अगर इसको ऊपर कर दें इसको नीचे कर दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये बात समझनी है। तो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, लॉग इसके स्थान पर टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ एक्स बाई टू प्लस सी, ये लिखा जा सकता है। तो देखिए तो लास्ट जो रिजल्ट आए वो सेक एक्स के दो रिजल्ट आए, आप किसी दोनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, एक फॉर्मूला ये आया, और इसी की कैलकुलेशन आगे कर दी तो एक फॉर्मूला और आ गया। कौन सा आ गया, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आया लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। इस तरह से ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन। इसके बाद कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम। तो देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको घर करना है, कैसे मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से आपने सेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा सेम उसी प्रकार कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा। कैसे होगा, कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन करने के लिए एक प्रॉपर संख्या का अंश व हर से गुणा करना पड़ेगा, उसको आप नोट कर लें माइंड में। कोसेक एक्स का यदि इंटीग्रेशन करना है तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। कोसेक एक्स का यदि इंटीग्रेशन आप करना चाहें तो कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का अंश व हर से गुणा करने पर जब इस तरह का आप काम कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट ये दिख जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। इसमें हर वाले फलन को स्मॉल टी के बराबर मान लेना है, और स्मॉल टी के बराबर जब माना जाएगा तो क्वेश्चन मानक सूत्र में बदल जाएगा। तो आपको यहाँ मैं अंतिम परिणाम की बात कर रहा हूँ कि कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आएगा कोसेक एक्स डी एक्स बराबर आएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। कहने का मतलब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। मित्रों आप वैसे याद तो करेंगे ही कि भाई कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये है, और आप इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। भाई याद तो करना ही है, याद करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किससे अंश और हर का गुणा होगा, इसी से होगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन किया तो इसका जो अंतिम परिणाम है सूत्र है, सूत्र तो याद करना पड़ेगा। तो
सूत्र को अपन ने याद किया कि भाई इसका परिणाम ये आया, तो इसमें आपको पता लग जाएगा किससे गुणा किया जाएगा, अंश भर से sec x प्लस tan x से। इसी को अगर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा, log tan x/2 प्लस सी। क्या आ जाएगा, log tan x/2 प्लस सी। कैसे आ जाएगा, cosec x को लिख दिया जाएगा 1/sin x माइनस cos x बटे sin x, और फिर ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन कर दी जाएगी तो ये बात आ जाएगी log tan x/2 प्लस सी। तो मित्रों, आज हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में 2-3 एग्जाम्पल पढ़े और प्रतिस्थापन विधि से tan x, cot x, sec x और cosec x का समाकलन किया। तो मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।